चलिए सर। वन 173 173 FIR। Section 173. Information in cognizable cases. Subsection 1. Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction, and we read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. Second, by electronic communication, it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it. And the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf. ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हर एक इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में होती है, ठीक है ना। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से अपराध होते हैं? वो अपराध होते हैं जिसमें बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है आपको, ठीक है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ अपराध हुआ था, ठीक। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है उस थाना क्षेत्र के प्राधिकारी के पास आप क्या करते हो, जाके रिपोर्ट लिखाते हो। और अगर इन एनी केस आप क्या करते हो, नहीं वहाँ पे वो लिखता है तो वो आपको बता देता है कि यहाँ नहीं, आप यहाँ लिखा लो। कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपराध घटित हुआ है, ठीक है ना, और ऐसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ही हुआ है, तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी 173 में ये नहीं लिखा है कि भैया जिस थाना प्राधिकारी के पास उसका क्षेत्र है वहीं पे जहाँ अपराध हुआ वहीं पे लिखी जानी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है ना। एक चीज मे बी गिवन ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंध में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब EFIR का प्रोविजन भी आ गया है। आप जाके पोर्टल पे ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हो, परंतु उस केस में क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो लिखित में होगी उसको 3 दिन के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, जो भी कंप्लेनेंट होगा उसको साइन करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या करोगे कि आपके हाथ में एक शस्त्र दे दिया हमने, ठीक है, सरकार ने आपकी सुविधा के लिए दिया है, पता चली तुमने रोज तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक ही काम है कि ऑनलाइन गए FIR दर्ज करा दी किसी के नाम से, तो उसका वेरिफिकेशन भी होता है ना, ठीक है। तो आप बेसिकली उस चीज़ का मिसयूज ना करो, इसलिए, है ना। क्योंकि हम वेरीफाई करेंगे कि जेन्युइन है कंप्लेनेंट कि नहीं, FIR जेन्युइन है कि नहीं, ये चेक भी तो करना पड़ेगा ना भैया, है ना। बार बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड इफ ओरली इट शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। अगर मौखिक रूप से बोल रहा है तो वो लिखित रूप में करेगी। तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अपनी जो अपराध के संबंध में वो लिखित में ही ले जा लेते हैं। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ऐसा कई बार होता है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस ये कह देती है कि आप वकील से लिखवा के ले आए हो। ऐसा कई बार होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी अपराध
दर्ज कराना होता है या कोई अपराध घटित होता है, अब उस परिस्थिति में पुलिस के पास ना जाके वो वकील के पास जाते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो भाई वकील भी तो वही सुझाव दे रहा है ना कि भाई पुलिस के पास जाके आप FIR दर्ज करा दो। पुलिस साहब क्या लिखाएंगे, कैसे लिखेंगे, है ना, ये हुआ था। अब कई लोग अपनी व्यथा को पूरी तरह से नहीं बता पाते, तो क्या करता है वकील, वो चीज़ उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे लिखी जाएगी आपकी FIR, ये आप जो आपके साथ हुआ है वैसा वैसा आपको बताना है। तो कहता साहब आप बता दो, आप लिख दो, हम ऐसे ही बता देंगे फिर। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि भैया होना वही है, जो पुलिस लिखेगी वहाँ पे वही आप यहाँ से लिख के दोगे। तो कई बार वो लिखित आवेदन दे देते हैं, ठीक है, और लिखित आवेदन जैसे ही देते हैं तो अब क्योंकि क्या होता है कि वकील है, अब वकील अगर कोई चीज़ लिखवा रहा है या दूसरा आदमी जिसको लीगल लैंग्वेज का थोड़ा सा नॉलेज है वो लिखवा रहा है, तो उसके साथ एक परेशानी ये होगी कि लीगल टर्म्स आएंगे ही आएंगे आवेदन में, उसको आप यू कैन नॉट लेट गो, वो उसकी हैबिट में है कि वो लीगल लैंग्वेज आ जाएगी। तो जैसे पुलिस वाले देखते हैं वो कहते हैं अरे तुम तो वकील से लिखा के ले आए, सिखा पढ़ा के आ गए हो, जी वो फलाना ठिकाना, ठीक है, और तुम्हारी झूठी है। तो उस कंडीशन में कंप्लेंट बोलता है ना कि तुम चेक कर लो भाई, अगर आपको लग रहा है कि हमारी कंप्लेंट झूठी है तो आप उसको चेक करो, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वकील आवेदन दिलवा दे, है ना, खुद जाके कि भैया इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, या खुद जाके बोल दे कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो केवल वकील के जाने से कोई चीज़ झूठी थोड़ी ना हो जाएगी। अल्टीमेटली पुलिस को तब भी उस चीज़ को चेक करना पड़ेगा ना भैया कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। आया समझ में? क्या केवल वकील के जाने से कोई अपराध सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो उनके जो तरीके हैं पुलिस के कोई चीज़ को नहीं करने के, वो इन हथकंडों में भी आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें नहीं लिखनी है। आया समझ में? तो तुमको पूरा वो करके भगा वो देते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक सर, आया समझ में? तो ऐसी परिस्थिति सर, तो फिर इसके ऊपर एक्शन क्या होता है अपन SP और आप अगर ऐसे केसेस में जब आपको पता है कि कोई अपराध हुआ है तो आप उनको बोलोगे ना ये चीज़ कि हाँ आप तो ये फाड़ दो आवेदन, वकील साहब ने जो लिखा अब लिख दो, तो बुराई है क्या उसको लिखने में? आप आवेदन से नहीं लिख रहे, आप हटा दो उस आवेदन को, छोड़ दो, हम बोल रहे हैं आप लिखो आप। आया समझ में? उस क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस ही इंक्वायरी करेगी कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है ना। पुलिस के पास सब पावर है, नहीं हुआ है मना कर देगी यार तो तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप FIR लिखने से मना नहीं कर सकते अगर जांच के बाद ये पाया जा रहा है कि नहीं यार अपराध तो बन रहा है, क्योंकि FIR इस बेसिस पे लिखी जाएगी कि ऐसा सस्पिशन है कि ये अपराध हुआ है। आया समझ में? अपराध की अगर रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद आपको पता चल रहा है कि अपराध घटित हुआ है तो आप FIR लिखोगे। आया समझ में? तो अगर उसने मौखिक रूप में लिखी है तो आप उसको, देखो यहाँ पे लिखा है ओरली, इफ गिवन ओरली, मतलब यहाँ पे कहीं पे कोई बाउंडेशन है क्या कि बस मौखिक रूप से ही लिखी जाएगी FIR दी जाएगी? आवेदन के रूप में भी तो दी जा सकती है, इसका मतलब ये है। कोई बुराई है क्या उसको देने में? अच्छा, जो ऐसे कॉग्निटिव ऑफेंस हैं जो किसी विभाग से संबंधित हो रहे हैं या सरकारी ऑफिस से संबंधित हैं, प्राधिकारी से संबंधित हैं, उस केस में तुम ओरली क्या लिखा है? उसमें तो तुम लिखित में ही दे सकते हो, जनरली आदमी लिखित में देगा ना, क्योंकि पूरा घटनाक्रम उसको वैसा बताना पड़ता है। आया समझ में? नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अपराध घटित हुआ है? आया समझ में? And every such information whether given in writing or reduced to in writing, देखो यहाँ पे लिखा है इसका मतलब, तो वकील बेसिकली वकील कह रहे हैं, सॉरी, ये जो कंप्लेनेंट है वो अगर लिखित में भी लेके जाता है ना अपना आवेदन तो भी आपको लिखनी पड़ेगी FIR। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मौखिक रूप से बताओगे तब ये FIR लिखी जाएगी, ठीक है ना। shall be signed by the person giving it, वो जिसने FIR लिखाई है तो वो क्या करेगा, वो देगा। सारी FIR बनी है, आप उसको लो, खत्म,
सर एक और क्वेश्चन था, जैसे दूसरी पार्टी जो सामने वाली है, अक्यूज वाली पार्टी, उनने दबाव दिया पुलिस वालों को, कोई भी ऐसा एफआईआर गलत लिख दो, ये सब हो जाता है जो आजकल। फिर उस केस में एज ए वकील उसको तो गलत एफआईआर मिली है, तो वो क्या करेगा? तुम समझे नहीं। हाँ। अपन अभी जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन एफआईआर लिखे जाने के बाद में। हाँ। ठीक है, एफआईआर लिख जाने के बाद बहुत सारे अधिकार दोनों पक्षों के होते हैं, ऐसा नहीं केवल एक पक्ष का होता है। ठीक है ना, कि तुमने तो लिखा के चले गए फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो उन केसेस में जो एडवोकेट है वो वही रीजनेबल स्टेप्स ले सकता है और एडवाइस कर सकता है जो उसके फेवर में हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई कॉन्ट्ररी बात तो वो कह नहीं सकता जब तक कि निकल के नहीं आ रही हो फैक्ट से कि ये एफआईआर सही लिखी गई है नहीं लिखी गई है जो भी, तो वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की बात हो जाएगी, है ना, उसको अपने यहाँ पे क्या डिस्कस करोगे। नहीं, ये मेरे को एक बहुत पहले से क्वेश्चन था इसलिए पूछा। वकील क्या करेगा, वकील का इसमें रोल कहाँ है? नहीं मतलब उसको मैटर तो पता चलेगा ना बाद में, वो तो तो एफआईआर वो जब जब दर्ज हो जाएगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, हाँ। पूरी प्रोसेस है। ठीक है ना, एकदम से ऐसा नहीं होता है कि आप एफआईआर दर्ज होने के बाद आप आए जरूर हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को देखोगे ना। वकील ऐसे ही थोड़ा ना कोई डिसीजन ले लेगा अपना। आया समझ में? हाँ। अच्छा, by electronic communication it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it। ठीक है, जो एफआईआर ऑनलाइन दी गई है ना, वो एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं हो रही है। आपने एफआईआर आपने लिख दी है, पुलिस ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया, वो अपनी जगह, लेकिन वो रिकॉर्ड में तभी लेगा जब आप उसको साइन कर दोगे। आप 3 दिन के अंदर साइन कर दोगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं उसके, मतलब हम आपके मतलब बेसिकली इनका ऐसा कहना है, लिखित में थ्योरेटिकली अपन जाए तो ये कहना है कि आपने एफआईआर कर दी तो पुलिस ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया। अब पुलिस ने कॉग्निजेंस ले लिया तो ये बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड पे हम तभी लेंगे जब आप उसको साइन करके दोगे, जो कि गलत बात नहीं है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन के बाद चीज़ें मिल जाती हैं कि घटित हुई हैं तो फिर वो रिकॉर्ड में आ जाएगी, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट हुई है ना एफआईआर का, जीरो एफआईआर। पुलिस को अगर हमें अगर किसी व्यक्ति को मौके पे ही जाके पता चल रहा है कि ऐसा अपराध घटित हो गया है तो वो जीरो पे कायम करके कर लेगा। वो किसी का इंतजार थोड़ी ना करेगा। अपराध होने के बाद क्या कंप्लेनेंट का इंतजार करते रहेगा आज पुलिस वाला? एफआईआर एक सवाल है, एफआईआर पुलिस स्टेशन में ही होगी या कहीं पे भी हो सकती है? देखो, होती पुलिस स्टेशन में ही है रिकॉर्ड, है ना, लेकिन अगर कोई अपराध हो गया है तो उसका संज्ञान लेना पुलिस के लिए जरूरी होता है। अगर ऐसा अपराध है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, तो फिर पुलिस की ड्यूटी में आ गया ना वो, तो फिर उसको जीरो पे कायम करके भी वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। जीरो पे कायम का ऐसा सच कोई अलग से मतलब नहीं है। बेसिकली ये मतलब है कि भैया हमने थाने में भी उसका कोई नंबर दर्ज नहीं करा है। अच्छा, कोई थाना नंबर नहीं है? थाने में क्राइम का नंबर नहीं दर्ज कराया है, मतलब उसको अभी क्राइम नंबर अलॉट नहीं हुआ है उस अपराध को, बेसिकली ये टेक्निकली। लेकिन अपराध के प्रोसेस में हो गया तो हमने प्रोसेस में ले लिया। अब जैसे ही ये सारी चीज़ हम करेंगे तब तक आपके पास जब पहुंचेंगे तब उसको दर्ज कर देंगे। फिलहाल उसको जीरो पे हम कायम करके काम कर रहे हैं। ऐसा आया समझ में? हाँ सर। सर, और ई फायर में ई सिग्नेचर भी होता है? ई सिग्नेचर अगर हो रहा होता तो यहाँ पे हाँ। ये कैसे लिखते हैं? उधर पुलिस स्टेशन में जाके करना है। सबके पास डिजिटल सिग्नेचर की व्यवस्था थोड़ी ना है। ई सिग्नेचर करोगे कैसे? आ जाओ। And the substance thereof shall be entered in a book by kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf। ठीक है, जनरल डायरी बिल्कुल पुलिस के पास होती है, हाँ। उसमें ये चीज़ें डिटेल वो रख लेती है। provided that the information is given by the woman against whom an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer। ठीक है, जहाँ पे महिलाओं के जो विरुद्ध में अपराध में होते हैं तो वो कोशिश कह रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं
कि alleged to have been committed or attempted and such information shall be recorded by the woman police officer or woman officer. ठीक है, shall be recorded, देखो यहाँ पे लिखा है shall be recorded, तो महिला पुलिस होती है इसीलिए वहाँ पे लिखा है ना कि आप क्या करोगे वहाँ पे दर्ज की जाए। हाँ, महिला डेस्क रहते हैं हर थाने में। ठीक है, Provided further that A, in the event that the person against whom an offence under section dash 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 is alleged to have been committed or attempted is temporarily or physically, mentally, temporarily or permanently, temporarily or permanently, mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice in the presence of an interpreter or a special educator as the case may be. B. The recording of such information shall be videographed. C. The police officer shall get the statement of the person recorded by a magistrate under clause A of subsection 6 of section 183 as soon as possible. ठीक है। देखो ऐसी कोई महिला है अगर, ठीक है ना, मतलब ऐसी कोई महिला है जिसके खिलाफ अपराध हुआ था और अब वो मेंटली, फिजिकली, परमानेंटली या टेम्परली डिसेबल हो चुकी है या वेजिटेटिव स्टेट है। नहीं, ऐसा नहीं है वेजिटेटिव स्टेट में, किसी भी स्टेट में हो सकती है। वेजिटेटिव स्टेट में तो क्या ही खत्म हो गई, कोमा में चली गई। आया समझ में? तो ऐसी परिस्थिति में है कि भैया वो मतलब कन्वीनियंट नहीं है कि पुलिस थाने में वो FIR मतलब अपनी स्टेटमेंट दे सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो जहाँ पे वो कंफर्टेबल है वहाँ पे जाके उसकी स्टेटमेंट लिए जाए। वो स्टेटमेंट दो लोगों की मौजूदगी में, मतलब एक की कोई या तो इंटरप्रेटर हो, क्योंकि हो सकता है वो कुछ बोल ही ना पा रही, समझ ही ना पा रही। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे आप? आया समझ में? तो इंटरप्रेटर की आपको जरूरत पड़ सकती है ना, या कोई स्पेशल एजुकेटर जो बेसिकली उस चीज़ का नॉलेज रखता तो भैया ऐसी चीज़ को ऐसे समझा जाएगा, देखा जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, उस व्यक्ति की वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो वीडियोग्राफ होगी, क्या समझ में। और तीसरा भाई जितनी जल्दी हो सके उन स्टेटमेंट्स को मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करे जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना सर? रिकॉर्ड ऊपर कह रहा है पुलिस ऑफिसर करेगा, फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड कर रहा है? उसकी परेशानी है, देखो हाँ बहुत बढ़िया बात बोली आपने। क्या होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, हाँ। ठीक है, 164 के बयान जैसे आप कहते थे पहले, अब नई धारा जो भी है, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स इसलिए मजिस्ट्रेट जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कर ले क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि वो व्यक्ति अब कोई स्टेटमेंट ना दे पाए। ठीक है, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो हो जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने उन होने के बाद फिर कोई व्यवस्था ऐसी, फिर वो बेसिकली चीफ में उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब वो चीफ की जैसे पड़े जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कह सकते हैं FIR तो पुलिस ऑफिसर ही करेगा, वो लेकिन वो तो प्रोसीजर दो बार रिकॉर्ड हुए नहीं, दो बार रिकॉर्ड, दो बार रिकॉर्ड तो प्रोसीजर ही है। एक बार आपने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिए हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने भी आपको स्टेटमेंट तो देने ही पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, नॉर्मली भी होगा तो आप चाहोगे तो इसको, क्योंकि हम FIR में जो दिए गए स्टेटमेंट है कंप्लेनेंट को, उसको वेरीफाई मजिस्ट्रेट कैसे करेगा? ट्रायल में ही करेगा ना भैया। लेकिन तुम हो ही नहीं उस स्थिति में अब, तो फिर हमारी ट्रायल तो फ्यूटाइल हो जाएगी और जिनको सही में अपराध के लिए दोषी पाया जाना है, जिनको सजा मिलनी है, उनको सजा नहीं मिल पाएगी। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? तो हमने बोला कि प्रोसीजर ये कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके भैया स्टेटमेंट रिकॉर्ड। मान लो सर नहीं करा पाए रिकॉर्ड स्टेटमेंट, मान लो आप नहीं करा पाए, फिर देखो फिर वो अलग एक आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस परिस्थिति में वो विक्टिम भी है। भाई विक्टिम के स्टेटमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। भाई एक व्यक्ति है जैसे हम हैं, हमने कोई घटना घटित होते नहीं देखी पर हमने सुना तो है, तो हम तो कंप्लेनेंट है ना भैया। आया समझ में कि नहीं? ठीक है,
वो तुम लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि कंप्लेनेंट और विक्टिम एक नहीं हो सकते, हो सकते हैं। जिसने जो कंप्लेन कर रहा है और जो विक्टिम है, भाई जो पीड़ित है, जो लेडी जिसके साथ ये घटना घटी है, वो कंप्लेनेंट भी हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन एफआईआर जब लिखी जा रही है, अब ऐसी महिला के स्टेटमेंट जरूरी हैं जो घटना को सिद्ध कर रहे हैं, उसके स्टेटमेंट्स को नहीं लोगे क्या तुम? नहीं लेना तो है, लेकिन वो चली गई समय से पहले। अब वो चली गई तो बाकी एविडेंसेस भी तो हैं, कि बाकी एविडेंसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके स्टेटमेंट का क्या होगा जो वो तो victim कोलैबोरेटिव है ना भैया। आप फिर वही बात, तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि कमीशन ऑफ ऑफेंस से विक्टिम का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, लेकिन इन परिस्थिति में जब आप कह रहे हो कि विक्टिम है ही नहीं अब जिंदा, तो जितना रिकॉर्ड हो गया रिप्रेजेंटेटिव नहीं, वो अलग चीज हो जाएगी। अब उसको छोड़ दो, तो अभी तो अपन यहीं पे रहते हैं, ठीक है। वो अपन आगे एविडेंस एक्ट पे जा रहे हैं, अभी उसको वहाँ पे नहीं पहुँचते। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अगर अपराध हो गया है और महिला ने स्टेटमेंट सब कुछ नहीं दे पाई जिसके साथ ऐसी घटना घटी, लेकिन संज्ञान में तो आ गई है ना, तो बाकी एविडेंसेस मर जाएंगे क्या? महिला के मरने के बाद उसकी बॉडी से कोई एविडेंस नहीं निकलेगा क्या? तुम कह रहे हो कि मेंटली, परमानेंटली, फिजिकली वो डिसेबल है किसी स्टेटमेंट को देने के लिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है ना कि उसके बॉडी से ऐसे एविडेंसेस निकल सकते हैं जो कि अपराध को सिद्ध करते हो। तो क्या जब वो मुंह से नहीं बोल पा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चीजें, बाकी चीजें नहीं बोल पा रही हैं, बाकी एविडेंसेस थोड़ी ना शांत हो चुके हैं, वो तो है जिंदा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाएगी क्या? ये भी तो इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, नहीं है? एफआईआर लिख गई, एफआईआर तो लिख जाएगी, और ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो फिर वो पीएम का पार्ट है, फिर क्या उससे एविडेंसेस नहीं आएंगे? आएंगे, ठीक है। फिर उस प्रोसेस से आगे प्रोसीड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर वो एविडेंसेस नहीं दे पाई तो उसकी ट्रायल खत्म हो जाएगी। सर पीएम का पार्ट बोला आपने? पोस्टमार्टम, ओके, है ना? नहीं समझे? हाँ। ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो स्टेज ही खत्म हो गई, अब वो फ्री हो गया। जिस आदमी ने किया था, अभी देखो ना वो कौन से उन्नाव रेप का कांड हुआ, कौन सा कांड हुआ? मेडिकल। अरे उन्नाव वाला नहीं, वो तो छूट गया उन्नाव वाला। अरे अभी कल परसों 2-3 दिन पहले जो भी घटना घटी, मेडिकल कॉलेज में लड़कियों ने प्रोफेसर बोली आपको रेप किया है, रेप का है, सेक्सुअल हरासमेंट और रेप जो भी हुआ है। अब वो लड़की नहीं है जिंदा, मर गई है 2 दिन के बाद। अब क्या इनके खिलाफ ट्रायल नहीं होगी? फिर तो ऐसा नहीं होता। एफआईआर भी लिखी गई और नहीं लिखी गई तो लिखी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मर गई है कि नहीं। तो बकायदा उनके खिलाफ सब होगा। ये है कि एविडेंसेस इतनी हो कि उससे 2 अपराध, ये परेशानी हो, कुछ नहीं है। ठीक है ना? ठीक। ये क्या है सर? क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1(6) of 183। खोल लो। 186 164 के बयान होते मजिस्ट्रेट के समक्ष, वही है, नई सेक्शन है वो। 186 क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 183 183 है। अच्छा, पढ़ो। ठीक है। In case punishable under section this, the magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police. फिर से पढ़ो। The magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police. ठीक है, कोई अपराध अगर पुलिस तुरंत बता देगी ऐसी परिस्थिति है। नहीं समझे? तुम क्या सोच रहे हो कि मजिस्ट्रेट को कैसे पता चलेगा कि ऐसी चीज हुई है? वो तो जैसे ही अपराध होगा तो पुलिस तुरंत बोलेगी कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, इसके एविडेंस लेनी जरूरी है। नहीं समझे? तो कई केसेस में ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट पहुंचता भी है स्टेटमेंट्स के पास,
हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। सीधा रिकॉर्ड ही करने, हाँ है ना, वो पुलिस वाला सीन ही खत्म हो जाता है। नहीं, पुलिस वाला सीन खत्म नहीं हो जाएगा, वो पुलिस के ही साथ भाई। हाँ सर, पुलिस वाला सीन कहाँ से खत्म होगा? नहीं वो नहीं, पुलिस वाले सीन के रिकॉर्डिंग बाद वाला, आएंगे मजिस्ट्रेट साहब। रिकॉर्डिंग वाला सीन सीधा यानी स्टेटमेंट उधर ही होगी, नहीं, रिकॉर्डिंग तो होती है, पुलिस पहले वो तो लेगी। लिखा हुआ है, पार्ट है प्रोसीजर का, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, वो भी ऐसी परिस्थिति में वही स्टेटमेंट होंगे ना, स्टेटमेंट थोड़ी ना बदल जाएंगे। अब तुम कह रहे हो कि मेंटली फिजिकली फलाना ढेमाना डिसेबल है, तो तुम क्या सोच रहे हो कि जो पुलिस को स्टेटमेंट दे रही है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उसी समय स्टेटमेंट देगी, उसको कोई बदलाव मिलेगा तुमको? फिर ऐसा नहीं, समझ में? हमारा सवाल ये था कि जैसे पुलिस ने बता दिया तो पुलिस ना रिकॉर्ड करके वो दोनों मजिस्ट्रेट और पुलिस साथ में ही चले जाए। कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा यानी कि भाई, जो- प्रोसीजर हाँ। प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। हाँ, आया समझ में? ये आप इसमें ये ग्लिचेस नहीं देखोगे, क्योंकि दोनों एक ही उस समय पे अगर वो दोनों चीज़ें हो रही हैं तो उसको क्या कर लोगे, उसको थोड़ी ना आप बदल लोगे। उसमें तो ये होता है कि ट्रायल की स्टेज पे मजिस्ट्रेट भी कहता है कि हाँ भैया उस समय ऐसी परिस्थिति थी, वो तो उसके कॉग्निजेंस में भी तो आई हैं चीज़ें। वो रिकॉर्ड करते समय ये नहीं लिखेगा क्या अपने उसमें, तुम अपना स्टेटमेंट देने आओ, ऐसी परिस्थिति है कि वही बयान उसके पास, वही बयान तुम्हारे पास, तो वैसी परिस्थिति में वो मजिस्ट्रेट ये चीज़ वो नॉलेज में नहीं रखेगा कि भैया हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, तो ऐसी परिस्थिति में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, ये लिखा होगा उसमें भैया उनकी ऑर्डर शीट में, ठीक है ना, वही स्टेटमेंट फॉरवर्ड होंगे। फिर आया समझ में? ठीक, यानी कि अपन ये कह सकते हैं जैसे कि अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं कि मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों हर बार आपके हिसाब, देखो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ते समय सारी परिस्थिति आप सोच लेते हो, क्योंकि एक्सट्रीम परिस्थिति अपन सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली की जाती हैं। आपके सोच के हिसाब से जितना आप सोच पा रहे हो ना कि वो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन होती नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और पुलिस भी जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी मजिस्ट्रेट को बताती है। ठीक है सर। आया समझ में? तो इन दोनों के बीच में अगर कोई परिस्थिति में कुछ भी ऊपर नीचे हो रही है ना, तो दोनों की ड्यूटी है, आप ये सोच लो, यहाँ पे लिखा है शेयर, तो अगर कहीं पे भी बीच में कोई ग्लिच है तो वो किसी की भी नौकरी पे आ सकता है, अगर आप चाहो तो। अगर कोई दिक्कत, अगर जानबूझ के ऐसा कुछ ग्लिच पैदा हुआ है तो, नहीं तो प्रैक्टिकलिटी तो क्या कह रही है और थ्योरी क्या कह रही है कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए, ये स्थिति। आया समझ में? ठीक सर, आगे बढ़े। Subsection 2. A copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant or victim. Informant और victim में अंतर क्या है? इन्फॉर्मेंट और अब भी बताया ना, कंप्लेनेंट भी। इन्फॉर्मेंट या इन्फॉर्मेंट मतलब जो कंप्लेनेंट, बेसिकली इन्फॉर्मेंट जिसने इन्फॉर्मेशन लिखाई है ना, जो कंप्लेन लिखाई है, और विक्टिम भाई जिसके साथ हुआ है। अब मर्डर हो गया तो अब विक्टिम तो मर गया ना भैया, ठीक है, तो मैं वही जो आपसे कह रहा था ना, यही रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा था, तो वो विक्टिम कहलाता है। हाँ। हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विक्टिम होता है उस कंडीशन में, क्योंकि विक्टिम को भी रिप्रेजेंटेशन, हाँ, क्योंकि विक्टिम को भी तो रिप्रेजेंटेशन का वो होता है ना भैया, अधिकार। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। Subsection 3. Without prejudice to the provision contained in section 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence, which is made punishable for 3 years or more, but less than 7 years, the officer in charge of the police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offence, 1. Proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days, or 2. Proceed with investigation when there exists a prima facie case. ठीक है ना, देखो क्या ये लिखा नया है। जोड़ा है सर। हाँ, without prejudice to the provisions of section 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence, which is made punishable for 3 years or more but less than 3 साल से ज़्यादा है पर 7 साल से कम है। The officer in charge of the police station may, with the prior permission from officer not below the rank of DSP,
considering the nature and gravity of the offence, proceed to conduct a preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima case for proceeding the matter within the period of 14 14 days. days. और to proceed with investigation when there exists a prima facie case. ये बोल रहा है कि 3 साल से ज़्यादा का कोई अपराध है, मतलब 3 साल से दंडनीय कोई अपराध है, उससे ज़्यादा है पर 7 साल से कम दंडनीय। 3 साल ज़्यादा 7 तो साल। ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसे केसेस में हम केसेस की जेन्युइननेस को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, डीएसपी से परमिशन ले सकते हैं कि साहब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड एफआईआर लिखने से पहले ना, है ना, ये लिखा है इसमें, तो कोई बुराई नहीं है। आया समझ में? ठीक है क्योंकि आदमी क्या होता है कई बार फॉल्स केसेस भी ले हाँ, ये वो डीवी एक्ट वालों के लिए लाया गया है, अन्य वाला उन्होंने केस। बोला हाँ, तो उन्होंने बोला है कि हम चेक तो करें एटलीस्ट ये क्या ऐसा चीज़ है, तो डीएसपी से वो परमिशन, लेकिन ये भी कब कर सकता है जब वो डीएसपी परमिशन दे, और डीएसपी भी परमिशन कब देंगे, डीएसपी परमिशन तब देंगे जब उनको जेन्युइननेस लगेगी कि आप जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कह रहा है उस बात में रीजनेबलनेस है कि नहीं है, जब होगी तब वो परमिशन देगा, ऐसे ही थोड़ी ना हवा में परमिशन दे देगा। आया समझ में? ठीक है। और इसमें लिखा है प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, इसमें नहीं है जरूरत। हाँ, सेकंड वो व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, यहाँ पे लिखा है ना कि देखो वहाँ पे क्या है ना, वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, पहली वाली कंडीशन में बोल रहा है कि क्या प्राइमा फेसी केस मतलब एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं, यही दिक्कत है। तो साहब हमें 14 दिन का समय मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ी ना वो करेगा, प्रोसीड वहाँ पे करेंगे। प्रोसीड करेगा। ठीक है। Subsection 4. Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the SP, Superintendent of Police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by the signed, and such officer shall have all the power of an officer in charge of the police station in relation to that offence, failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate. देखो उन्होंने क्लियर कर दिया इस वाले सेक्शन में, पहले क्या था ये चीज़ क्लियर नहीं थी। ठीक है, आपने एफआईआर लिखाई, आपकी एफआईआर नहीं लिख रहे, ठीक है, ठीक है, हर प्रकार से आपकी एफआईआर लिखने की वो नहीं बन रही, तो आप क्या करोगे, बाय पोस्ट राइटिंग में डीएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हो, एसपी को। ठीक है, अब एसपी को देखने के बाद लगता है कि अपराध सिद्ध हो रहा है तो वो करेगा, अगर नहीं लगता है, आया समझ में, अगर उसको नहीं लग रहा है कि अपराध सिद्ध हो रहा है तो भाई वो नहीं लिख रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये अनरीजनेबली नहीं लिख रहे हैं, तो फिर आप सीधे मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कह दिया कि भैया आप सीधे वहाँ जाओ। पहले भी यही था, अब इनने उसको क्लियर कर दिया कि आप कर सकते हो। सर एक बार ये लेकिन उसमें आपको एक और चीज़ समझनी है कि ये अब प्रोसीजर का पार्ट है कि आप पहले थाना इंचार्ज पे लिखाओ, वो नहीं लिख रहा तो आप एसपी को दो, फिर वो नहीं लिखे तब आप हमारे पास आना। ठीक है, मतलब वो वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आएगा, ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे कि सीधे सीधे मजिस्ट्रेट के पास। इसमें आया था ना एक केस, वो प्रियंका श्रीवास्तव वाला करके कुछ केस था, तो उसमें सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाने लगे थे लोग, फिर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पहले आप इस प्रोसीजर के साथ आएंगे, लिखित में ही कर दिया। हाँ। अब तुमको जजमेंट का भी इशू नहीं है कि आपको प्रोसेस क्या कहते हैं, लॉ ने क्लियर कर दिया। ठीक सर एक बार ये थर्ड वाला थोड़ा और इलेबोरेट कर दो, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आई बताओ। वो 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम वाले जो ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, हाँ। जिनमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तुमने तो एफआईआर लिखने के लिए आ गए, हाँ, अब 3 साल से ज़्यादा के हैं और 7 साल के कम के हैं, तो उनकी जो ग्रीवियसनेस है वो कंपैरेटिवली बाकी अपराधों से कम है। कम है। तो अब इस कारण से हम देखना चाहते हैं कि क्या भैया जेन्युइन है कि नहीं केस। अगर जेन्युइन है तो सीधे प्रोसीड करेगा, और अगर उसे लग रहा है कि थोड़ा सा भी सस्पिशन है कि साहब इसकी जेन्युइननेस को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो फिर वो क्या करेगा, फिर डीएसपी से परमिशन देगा। आया समझ में? एक और सवाल है, जैसे बहुत कम मामलों में कॉग्निजेबल केस 3 साल से कम के होते हैं, लेकिन ऐसे है सर, हमने भी अभी इसमें टिक किए बिल्कुल हैं, है। तो उस केस में फिर कोई केस में जो 3 साल से कम है, जिन 3 साल से, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 3 साल से कम है, कॉग्निजेबल केस है, एफआईआर तो लिखी जाएगी ना भैया। यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं कि
पनिशेबल फॉर 3 3 years years or more but less than 7 years, ठीक है ना, विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर। वो जिन तुम ऑफेंसेस की बात कर रहे हो ना, वो पब्लिक सर्वेंट वाले हैं, ठीक है ना, और उनका नेचर अपराध की सजा कम होने के बाद भी ग्रीवियस ही है। हाँ, वो सीरियसनेस हैगी, है ना, ठीक। तो ऐसा नहीं होता कि वो नहीं रहेगी, वो रहेगी। हाँ, लेकिन ऐसे ना के बराबर ही अपराध है, इक्का दुक्का है बस, हाँ, जिनकी सीरियस जो कॉग्निजेबल है और अपराध की सजा कम है, वो इसलिए है क्योंकि उनकी सीरियसनेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आया समझ में? ऐसे अपराध कम है क्योंकि ये चीज़ें पैरेलल नहीं चल रही ना, कि अपराध की सीरियसनेस भी ज़्यादा और सजा भी कम है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बुद्धि लगाने वाली बात है कि कोई चीज़ गंभीर भी है और उसकी सजा भी कम है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो एक्सेप्शनल 1-2 चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। Section 174 information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. केसेस और ऑफेंसेस में अंतर क्या होता है जी? अपन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ रहा है, कॉग्निजेबल केसेस पढ़ रहा है। कहाँ पे आ गए अपन? 174 पे आ गए, 174 पे आ गए। हाँ। ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर है पूरा। When information given to officer in charge of the police station, the commission within the limits of the station of a cognizable offence, he shall enter or a cause to be entered, the substance of the information। हमें क्या पूछ रहे हो तुम? इसमें क्वेश्चन क्या है? नहीं, ये पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पूछेंगे अब हम। तो पहले पढ़ तो तू पूरा, पहले ही क्वेश्चन नहीं, हमारा ये पहले से था ना, इसलिए मेरा सवाल ये है, जो कॉग्निजेबल पहले ऑफेंस, सेक्शन तो पढ़। ठीक। Section 174 information as to non-cognizable cases and investigation of such cases. Subsection 1 when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limit of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribe in this behalf. And 1 refer the informant to the magistrate. 2 forward the daily diary report of all such cases fortnightly to the magistrate. Subsection 2 no police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial. Subsection 3 any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of the investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case. Subsection 4 where a case relates to 2 or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable. खत्म हो गई सेक्शन पूरी। हाँ, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो है कि कॉग्निजेबल केस और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत मटेरियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। रियल लाइन डिफरेंसेस हैं जिनकी बेसिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कॉग्निजेबल केसेस हैं। चेक करो तुम कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन को। मतलब बेसिकली जब ऑफेंस कोई होएगा तभी तो वो केस बनेगा। भैया सेक्शन पहले तो बुक ही नहीं लाया है मेरे पास अभी वो आया तो ही फिर नहीं। क्यों? जब तेरे को पता है कि अपन पढ़ोगे तो क्यों नहीं लेके आया? cognizable offence means an offence for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. तो कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। इंटरचेंजेबली भी यूज हो रहा है तो बुरा नहीं मानना। ठीक, आया समझ में? ठीक है सर। बिना बैरक के मतलब मैं तेरे को पता था जब ये पढ़ना है तो बिना बैरक के कैसे है? सर ये मेरे को आज पता चला, अभी मतलब ये तू तो इससे पहले बात कर चुका था। तो नहीं, मेरे को ये पता था कि आज खरीद लेगा सर, हाँ आज खरीद लेगा। बिना किताब के नहीं आना पड़ना है। यस सर, ठीक है। नहीं तो एंट्री अलाउड नहीं है। ये तो पढ़ क्या रहा है? हवा में सारी बातें कर लेगा तो हम क्या क्या बताएंगे? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो बिना उसके नहीं आना। सबसेक्शन 1 पढ़ दिया सर, बताइए। देख, when the information is given to an officer in charge of the police station of the commission within the limits of the station of a non-cognizable offence, ठीक है। अगर आपके पास पुलिस स्टेशन पे कोई व्यक्ति आता है और ऐसे अपराध की जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उसको एंटर नहीं करेगी।
पुलिस उसको अपनी डायरी में लिखेगी, ठीक है ना। एनसीआर के नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट करके वो जाती है। आया समझ में, है ना। He shall enter or cause to be entered substance in a book kept by the officer in such form as the state government may ठीक। refer the informant to the magistrate। और पुलिस खुद बोल देती है आपसे कि साहब भाई साहब आप क्या करिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जाइए अपनी बात को लेके। फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। पुलिस की भी ये ड्यूटी है कि भैया जो ऐसे केसेस आपके पास रजिस्टर हो रहे हैं उनको आप मजिस्ट्रेट के सामने रखो। अब नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ऐसे हर केसेस को ट्राई करने के लिए कौन आदेश करेगा, मजिस्ट्रेट आदेश करेगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब तीसरे पे आप, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज सेम पावर्स। अब पुलिस ऑफिसर जिसको इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दे दिया गया है, तो वो सारी पावर्स जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेसिकली जितनी पावर पुलिस को थी कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की, वो सेम पावर्स को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की भी इसके पास होती हैं। केवल एक पावर छोड़ के कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता, बस खत्म। आया समझ में, ठीक है ना। हाँ सर। सारी पावर्स जो कि पुलिस के पास, अब अलग से पुलिस पावर थोड़ी ना लेके आई इन्वेस्टिगेशन, जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ही होगी, बस हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हम शुरू भी कब करेंगे, तब करेंगे जब मजिस्ट्रेट आदेश दे देगा। ठीक है सर। आया समझ में, इजी। आ जाओ चौथे पॉइंट पे। Where a case relates to two or more offences of which at least one is a cognizable offence। दो या दो से अधिक अपराध हैं, उनमें से एक अपराध क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब 2-3 अपराध हुए हैं, उनमें से 2-3 अपराधों में से 2 अपराध सपोज नॉन कॉग्निजेबल है और एक अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होगी जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, फिर मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत नहीं है। आया समझ में। हाँ सर। एक सवाल है इसमें अपन ने सबसेक्शन 1 है, इसमें फर्स्ट वाला देखा रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट। तो जो एनसीआर रिपोर्ट है जो बनाई है वो भेज दी, वो चली गई, फिर वो तो आपने भेजी पुलिस वालों ने। हाँ ठीक है। पुलिस ने भेजी। अब ये पुलिस को कंप्लेंट, ये अगर कंप्लेंट करने जाता है तो वो आदेश दे सकती है उसको, सुन की बुराई थोड़ी ना। फिर जो व्यक्ति है ना वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। हाँ। उस रिपोर्ट के बेसिस से। उस रिपोर्ट की वजह से, ठीक है सर। क्योंकि अब हर ऐसे केसेस में बार बार हम मजिस्ट्रेट जब आप आओगे तब करेंगे ना इंटरफेयर। हेलो भैया, बस बताइए, पढ़ाई चल रही थी। अरे बच्चे आते हैं सुबह तो पढ़ा लेते हैं, बिल्कुल पूरा समय आपके पास कल कर जैसे। दे। हाँ हाँ भैया बोलिए ना।